हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस है उसकी यूनिट 3 भारत के भूगोल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के बारे में। पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ और झीलें, ये पहला टॉपिक है सिलेबस का। दूसरा टॉपिक है जलवायु की घटनाएं, जिसमें अल्निनो, लानिनो, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ और जलवायु परिवर्तन के परिणाम। तीसरा टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन, इसमें वन, खनिज और जल संसाधन आते हैं। उसके बाद प्रमुख फसलें, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की रणनीतियाँ, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, भारत में प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, भारत में प्रमुख चक्रवात, जनसंख्या वृद्धि, वितरण हम घनत्व, ग्रामीण नगरीय प्रवास यानी जनगणना। ये हमारा सिलेबस हो गया। अब 2024 के हम प्रश्न देखते हैं और मैं ये बताता हूँ आपको कि ये किस टॉपिक से आया है। जैसा पहला टॉपिक है, कि निम्नलिखित, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही कूट की पहचान कीजिए। यानी यहाँ पर एक तरफ नदियाँ दे रखी है, दूसरी तरफ उसके उद्गम का क्षेत्र दे रखा है, तो ये मिक्स करके बनाया हुआ है। पर्वत, पहाड़ियाँ और नदियाँ, इनको मिक्स करके ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार और नदियाँ, इन चारों को मिक्स करके प्रश्न बनाया है। कावेरी की बात करते हैं, सतपुड़ा, श्रेणी, साबरमती, ब्रह्मगिरी, ताप्ती, मेवाड़, दामोदर, छोटानागपुर का पठार, ये पहला क्वेश्चन था हमारा। और इसमें नदियाँ और उसके साथ साथ जैसे पहाड़ियाँ, पठार और ये सतपुड़ा की जो पर्वत श्रेणी है, ये इन टॉपिक्स को मिला के क्वेश्चन बनाया हुआ था। तो जो पहला टॉपिक था उससे ये क्वेश्चन है, ठीक है। और नदियों और उनके उद्गम से पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे ये तो मध्य प्रदेश की नदियों की बात करें, भारत की नदियों की बात करें, तो ये क्वेश्चन पहले भी आए हैं कि किस नदी का उद्गम कहाँ से होता है। जैसे पिछली बार भी एक वैनगंगा नदी का आया था कि वैनगंगा का उद्गम कहाँ से होता है। तो इस प्रश्न से सीख ये लेनी है हमको कि नदियाँ और उनका उद्गम जो स्थल है वो हमको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट बात हम करते हैं कि निम्नलिखित में भारत के कौन से दो राज्यों से देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन आया है जो आपको दिख रहा होगा टॉपिक 3 यानी खनिज, इससे क्वेश्चन आया है ये। और खनिज से 1 से 2 प्रश्न हर बार आते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न था, पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, पहला नदियाँ हो गई आपकी, ठीक है, नदियाँ आपको अच्छे से पढ़नी है इसमें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका खनिज है, खनिज से 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं ना। तो ये 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हो गए, 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, है ना, 2 से 3 क्वेश्चन। तो 50% से अधिक कोयला की बात कर रहा है कि 50% से अधिक कोयला जो भंडार है, निक्षेप यानी भंडार, वो किन 2 राज्यों में पाया जाता है। कोयला जो है एमपीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। अगर मैं बात करूं भारत में तो भी इम्पोर्टेंट है और मध्य प्रदेश में तो भी इम्पोर्टेंट है। कोयले से 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो प्रश्न पूछा जा सकता है उत्पादन को लेकर, ठीक, और दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है भंडार को लेकर कि कहाँ भंडारण कितना पाया जाता है ना। ये 2 क्वेश्चन कोयले से पूछे जाते हैं और मध्य प्रदेश में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत और मध्य प्रदेश दोनों में ही। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि कोयले के उत्पादनकर्ता राज्यों का क्रम कैसा है, यानी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर कौन से राज्य आते हैं। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि भंडारण किस राज्य में कितना है ना। तो ये कोयले की बात हो गई। कोयला एक प्रदूषणकारी तत्व है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कोयले से कौन कौन सी हानिकारक गैसें निकलती है। खैर एमपीपीएससी का पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन यूपीएससी में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जब कोयले का दहन होता है तो कौन कौन सी गैसें वहाँ पर निकलती है। तो अभी के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि कारण क्या है, अभी एमपीपीएससी भी यूपीएससी को फॉलो करती जा रही है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वहाँ से क्वेश्चन ये ले लें। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा है। ये एमपीजीके का पार्ट भी है और ये भारत के भूगोल का पार्ट भी है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश है ये उत्तर इसका। तो मध्य प्रदेश दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। तो ये प्रश्न आया है हमारे कृषि से, जो प्रमुख फसलें हैं वहाँ से ये क्वेश्चन आया है। और ये जो टॉपिक है, थर्ड वाला जो टॉपिक है कृषि, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो पहला नदियाँ, दूसरा खनिज, तीसरा कृषि, इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। कृषि से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है वो तो ये है कि किस फसल में किस राज्य का क्या स्थान है। जैसे अगर किसी फसल में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है तो वो तो इम्पोर्टेंट है ही आपका, लेकिन मध्य प्रदेश का अगर दूसरा, तीसरा या चौथा स्थान है वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से हमने देखी। दूसरी बात, भारत की अगर बात करें तो भारत में राज्यों का क्रम क्या है फसल उत्पादन में। जैसे गेहूँ, चावल और जैसे तंबाकू, ये इन फसलों में, दालें हो गई, तिलहन हो गई, इन फसलों में मोटा अनाज हो गया,
किस राज्य का क्या रैंकिंग है, जैसे पहले स्थान पर कौन सा राज्य आता है, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर। तो ये कृषि से जो है पहला क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाएगा कि स्टेट वाइज उत्पादन किस प्रकार से होता है। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि जो कृषि है वो फसलों अनुसार उनके लिए क्या आवश्यक होता है, जैसे गेहूँ है, अब गेहूँ के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, तापमान कितना आवश्यक होता है गेहूँ के लिए, है ना। तो गेहूँ किस प्रकार की फसल है, खरीफ की है कि रबी की फसल है। तो ये सब क्वेश्चंस एमपी में आते हैं फसल वाइज, है ना। तो प्रमुख फसल आपको पता होनी चाहिए कि ये फसलें हैं और इन के लिए ये दशाएं आवश्यक होती है और राज्यों अनुसार इनका उत्पादन का क्रम में इस प्रकार का ये स्थान है। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए ना। 1 से 2 क्वेश्चन कृषि से हमेशा आते हैं। तो ये टॉपिक हो गया आपका नदियाँ, खनिज और कृषि। नेक्स्ट फिर खनिज का ही प्रश्न आया है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार किस में है। देखिए मैंने अभी बताया था आपको कि उत्पादन और भंडारण से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो खनिज इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो 2 क्वेश्चन खनिज से, 2 क्वेश्चन कृषि से और 1 से 2 क्वेश्चन नदियों से पूछे जाएंगे। मतलब कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो इन तीनों टॉपिक से मिला के 5 से 6 प्रश्न आने की संभावना आपकी बनेगी, है ना। तो बॉक्साइट की बात हम करें तो बॉक्साइट आपको पता ही होगा कि उड़ीसा पहला स्थान यहाँ पर रखता है। और बॉक्साइट की अगर हम बात करें तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये बात आपको पता होना चाहिए। खनिजों की अगर हम बात करें तो खनिजों में कौन से खनिज में किस राज्य का पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान है, इसके लिए आप एक चार्ट बना लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और दूसरी बात खनिज का भंडारण की भी चार्ट बना लेना कि किस राज्य में कितना भंडारण किस खनिज का पाया जाता है ना। तो खनिज से रिलेटेड ये 2 टाइप के मुख्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा मुख्यतः प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस खनिज का जो प्रयोग है वो किस क्षेत्र में होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जैसे एल्यूमिनियम का उपयोग कहाँ होता है, एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन से, कोयला का उपयोग किस में होता है। अगर बिजली उत्पादन की बात करें तो बिजली उत्पादन में कोयला का जो प्रतिशत है वो कितना है सकल बिजली उत्पादन में, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक बात करें, इस वाले टॉपिक जो सेकंड टॉपिक है जलवायु की घटनाएं, इसमें अल नीनो से प्रश्न आया था। देखो यहाँ पर ये प्रश्न है, अल नीनो और ला नीनो को मिश्रित करके प्रश्न इन्होंने बनाया था। बहुत ही कॉमन और बेसिक प्रश्न था और सरल प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहले तो ये मैं आपको बताऊं, पेपर सोल्व जो करने का तरीका है वो ये है कि आप क्या कीजिए कि जब भी आप पेपर हल करते हैं, तो मैं भी पेपर देने गया था, इस बार उन्होंने क्या किया कि पेपर में टिक नहीं लगाने दिया। लेकिन आप इतना तो कर ही सकते हैं कि ये जो नहीं है इसके नीचे एक डॉट लगा लो, ताकि आपको ये पता चल जाए कि नहीं पूछा है, कि हाँ पूछा है कि नहीं पूछा है। अगर नहीं पूछा है तो उसी अपना दिमाग जो है ना उसी हिसाब से चलाना कि नहीं वाला प्रश्न आया है। अल नीनो एक समुद्री जलधारा है जो पेरू तट पर प्रकट होती है, बिल्कुल सही बात है। अल नीनो भारतीय मानसून को कमज़ोर करती है, ये भी सही बात है। हमने कई बार पढ़ा है कि जो अल नीनो है वो भारतीय मानसून के लिए नुकसानदायक है। अल नीनो घटना प्रतिवर्ष घटित होती है, ये तो आपको पता ही होगा कि अल नीनो प्रतिवर्ष नहीं आती है। आपने कभी देखा है क्या कि इस बार भी अल नीनो आ गई, फिर अगले साल भी अल नीनो आ गई। अगर अल नीनो प्रतिवर्ष आती तो फिर सूखा ही सूखा हो जाता। भारत में जो अभी वर्तमान में जो वर्षा हो रही है ये वर्षा कभी होती ही नहीं। ला नीनो भारतीय मानसून को मजबूत करती, सही बात है। जब अल नीनो कमज़ोर करती है ला नीनो मजबूत करती है। बेसिक क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना इसको, है ना। ये क्वेश्चन इसी से आएगा ही आएगा क्वेश्चन। अल नीनो, ला नीनो, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ से क्वेश्चन आ सकता है। पश्चिमी विक्षोभ से किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, इससे इस प्रकार का आता है कि पश्चिमी विक्षोभ जो है वो कहाँ उत्पन्न होता है। पश्चिमी विक्षोभ को भारत में कौन सी पवनें लेके आती है, तो जेट स्ट्रीम लेके आती है, आपको पता ही होगा। पश्चिम मानसून भारत में कब आता है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आता है, जिसको हम मावठा कहते हैं। और ये रबी की फसल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये 4 के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इससे, है ना। ये मुख्यतः 4 ही प्रश्न है ये पूछे जाते हैं पश्चिमी विक्षोभ से। जलवायु परिवर्तन के परिणाम को लेकर आपको पता ही होगा, जलवायु परिवर्तन के क्या परिणाम है। तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ने से क्या हो रहा है, जो वर्षा है वो बैलेंस नहीं रही है, कभी कहीं ज़्यादा हो जाती है, कम समय में ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ बाढ़ आ जाती है, उसको फ्लैश फ्लड बोलते हैं। उसके बाद जो तापमान ज़्यादा हो रहा है उसके कारण जो मच्छर जनित बीमारियाँ हैं वो बढ़ रही है, आग की घटनाएं वनों में बढ़ रही है। तो इससे रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन आ सकता है इस प्रकार का कि निम्नलिखित में से जलवायु परिवर्तन के परिणाम में से कौन सा नहीं है ना। इसमें ये बोल देगा आपको कि तापमान घट रहा है, अब ये नहीं है परिणाम, तापमान बढ़ रहा है ये है ना। तो इस प्रकार से एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। और कंसेप्चुअल प्रश्न बनेगा जलवायु परिवर्तन के परिणाम से, कोई थ्योरेटिकल प्रश्न नहीं बनेगा, कंसेप्चुअल बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से वर्ष 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक। देखो कृषि फिर से आ गई है,
है ना। तो कृषि आपका, ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक ये लानिनो वाला भी लिख लो आप, लानिनो और जो एलनिना है ना, ये टॉपिक से भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन एक ही आएगा, इससे ज़्यादा आने की संभावना कम है। तो चावल की बात मैंने अभी बात ही करी आपको। देखो, दो फसलें ऐसी है जिनके बारे में आप बहुत ही डिटेल से पढ़ लेना, एक तो गेहूँ है और एक चावल है। और मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो सोयाबीन, उसके बाद दालें, दालों के बाद तिलहन, गेहूँ, इन चारों फसलों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इनका मध्य प्रदेश का जो भारत में स्थान है वो या तो पहला है या दूसरा है। तो चावल उत्पादक राज्य सबसे बड़ा पूछ रहा है वो, और वो पश्चिम बंगाल ही, आपको पता ही है। ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन क्या है ना कि हमको डिटेल में तैयार करना है। आपको फसल वाइज 1, 2, 3, 4 के क्रम में याद करना है राज्यों के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? देखो, फिर से नदियों वाला प्रश्न आ गया आपका, है ना। तो नदी इंपॉर्टेंट है, ये एमपीजीके का क्वेश्चन भी है ना, क्यों? क्योंकि ये इसका जो उत्तर है वो नर्मदा है, तो ये एमपीजीके का क्वेश्चन भी है। लेकिन एमपीपीएससी क्या करती है कि दो क्वेश्चन में जो है वो कंफ्यूज करती है, दो ऑप्शन में कंफ्यूज करती है। जैसे कावेरी और नर्मदा में कई लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हुआ होगा, लेकिन जिसको एग्जैक्ट पता है, जिसने रिवीजन किया है बार बार, वो कन्फ्यूज नहीं हुआ होगा। तो सबसे लंबी नदी जो उपरोक्त 4 दे रखी है, इनमें जो है नर्मदा है। नदियों के बारे में अच्छे से पता कर लेना आप, क्या क्या पता करना है नदियों के बारे में। एक तो सबसे पहला तो नदियों के बारे में उद्गम, है ना, कि ये कहाँ से उद्गम होता है इनका, इनकी लंबाई कितनी है ना। उसके बाद इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, सहायक नदियाँ। और अगर ये डेल्टा एस्चुरी अगर ये बनाती है तो ये आपको पता होना चाहिए। इनके किनारे अगर कोई बंदरगाह है तो वो आपको पता होना चाहिए, है ना। इनका मुहाना कहाँ है, मुहाना मतलब ये कहाँ जाकर मिलती है, ठीक है। ये 5 चीज़ें आपको नदियों के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था। ये टॉपिक जो है ये भारत में प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, भारत में प्रमुख चक्रवात। देखो, उन्होंने टॉपिक में लिख रखा है भारत में प्रमुख चक्रवात। जितना भी चक्रवात आया है, जब आपकी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम होगी फरवरी मार्च में, अक्टूबर नवंबर में आपका नोटिफिकेशन आएगा, तो फरवरी मार्च में जब आपकी एग्ज़ाम होगी तो उस समय तक जितने भी महत्वपूर्ण चक्रवात आए हुए हैं उनकी सारी की आपकी लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, है ना। और वो लिस्ट इस प्रकार की होनी चाहिए, किस प्रकार की, कि ये अरब सागर में पैदा हुआ या बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर या बे ऑफ बंगाल, ये इसका जो है कहाँ पर वो ओरिजिन हुआ, पहली बात ये होनी चाहिए। दूसरी बात, प्रभावित जो क्षेत्र है, जैसे भारत का पूर्वी तट है या पश्चिमी तट है। इसके अलावा प्रभावित जो राज्य हैं ये भी आपको पता होना चाहिए ना, प्रभावित राज्य। चौथी बात, चक्रवात के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इसका नामकरण किसने किया है ना। जैसे ये तोकते आया था, अब तोकते जो एक छिपकली का नाम है, ये म्यांमार में है, तो उन्होंने नामकरण किया था। तो ये 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए चक्रवात के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में, है ना। ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था, कारण क्या था कि अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, लेकिन उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन में असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया था, तो ये क्वेश्चन जो है डिलीट हो गया था। ये पर्वत वाला जो क्वेश्चन है, इसमें एक टॉपिक और ऐड कर लीजिए आप, पर्वत वाला। तो पर्वत एक चक्रवात ऐड कर लीजिए। तो पर्वत पठार जो है इनके बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए पर्वतों के बारे में? पहला तो ये है कि सबसे भारत का और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो कौन सा है, सबसे ऊंचा, और ऊंचाई का क्रम, जैसे कंचनजंगा, K2, इन सब का आपको माउंट एवरेस्ट, इनकी आपको लंबाई पता होना चाहिए। भारत के जो महत्वपूर्ण शिखर है उनका पता होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे इस प्रकार का प्रश्न आता है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी, उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी, ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के सारे पठार आपको पता होना चाहिए, पर्वत पठार पता होना चाहिए आपको। इसके अतिरिक्त जो पर्वतों का क्रम है लंबाई का, वो आपको पता होना चाहिए। किस राज्य में कौन सा पर्वत महत्वपूर्ण पाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पर्वतों के बारे में प्रश्न हो गया। नेक्स्ट और आखिरी जो प्रश्न आया था वो जनगणना का था। जनगणना से हमेशा एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, आखिरी वाला टॉपिक जनगणना ही हमारा। प्रश्न ये था कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा है। रिपीटेड प्रश्न है, पहले भी एमपीपीएससी में ही आ चुका है। अरुणाचल प्रदेश में केवल 17 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं। जनसंख्या घनत्व का क्या मतलब होता है, 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। ये 10वां क्वेश्चन हमने एनालिसिस देखा कि कहाँ से कितने आए थे। अब मैं वापस आपको एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सिलेबस में, अगर हम देखें तो थोड़ा सा हम इसको मिटा लेते हैं ताकि हमको ढंग से दिख जाए, है ना।
और इसको लिख लेना मैं जो बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ बनाने का इतना अब टाइम है नहीं कि मैं पीडीएफ बनाऊँ, तो मैं बस बता देता हूँ आपको, आप खुद ही नोट कर लो, साथ में एक पेन पेपर रखा करो। देखो, पर्वत सबसे इंपॉर्टेंट है। पर्वत मैंने आपको बता दिया कि पर्वत किस राज्य में कौन सा महत्वपूर्ण पर्वत पाया जाता है। महत्वपूर्ण जो शिखर हैं भारत के, वो सबसे बड़ा पर्वत, सबसे छोटा पर्वत, उसके बाद पर्वतों का क्रम, कौन से राज्य में कौन से क्षेत्र में कौन से पर्वत पाए जाते हैं, और किस पर्वत से कौन सी नदी निकलती है। पर्वत, पठार और पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। नदियाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नदियों में उद्गम, मुहाना, उसके अतिरिक्त सहायक नदियाँ, मैंने ये सब चीज़ें आपको बता दी है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। बंदरगाह अगर किसी नदी के किनारे है तो वो। देखो, झीलें भी इंपॉर्टेंट है ना, झीलों से इस बार प्रश्न नहीं आया लेकिन अगली बार आ सकता है ना, कि कौन सी झील कहाँ पाई जाती है ना। जैसे मैं अगर पूछूं कोडाई कनाल कहाँ पाई जाती है आपसे, तो बताइए आप। इसके अतिरिक्त रेणुका झील, सबसे छोटी झील कौन सी, सबसे बड़ी झील कौन सी है, रामसर साइट्स कितनी है भारत में, रामसर साइट्स कितनी है, और रामसर साइट्स में कौन कौन सी झीलें शामिल की गई है, कौन सी रामसर साइट की झील किस राज्य में है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये झीलों से संबंधित प्रश्न हो गए। जलवायु घटनाओं की बात करें तो अल नीनो कहाँ उत्पन्न होती है। दूसरी बात, अल नीनो का क्या प्रभाव है। तीसरी चीज़, ये एक समुद्री जलधारा है, प्रतिधारा है, क्या है ये। और भारतीय मानसून पर अल नीनो का क्या प्रभाव है। अल नीनो भारतीय मानसून को कमज़ोर करती है ना। जो पेरू का तट है उस पर अल नीनो का क्या प्रभाव पड़ता है, वनस्पतियाँ कम होने लगती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। ला नीनो में भी सेम उसी प्रकार के जिस प्रकार के मैंने अल नीनो में बताए हैं। दक्षिणी दोलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दक्षिणी दोलन क्या है, दक्षिणी दोलन का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, ये सब चीज़ें। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में मैंने बताया आपको कि पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होता है। भारत में पश्चिमी विक्षोभ को कौन सी पवन जेट स्ट्रीम लेके आती है। भारत में पश्चिमी विक्षोभ कब आता है, दिसंबर जनवरी में आता है और वर्षा करता है ना। दिसंबर जनवरी में जो मावठ होती है उसको मावठा बोलते हैं। रबी की फसलों के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है पश्चिमी विक्षोभ। और जो भूमध्य सागर है वहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है जो यूरोप के पास में है। जलवायु परिवर्तन के जो परिणाम है वो किस प्रकार के परिणाम है ना। ग्रीन हाउस गैसें किस प्रकार की होती है, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो वन का इस बार प्रश्न नहीं आया लेकिन अगली बार जरूर आएगा। वन से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि भारत में जो है कौन से वन कहाँ पाए जाते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, कंटीले वन ये कहाँ पाए जाते हैं, मरुस्थलीय वन, पर्वतीय वन ये कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लोकेशन कहाँ है, कौन से वन कहाँ पाए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वृक्षों के प्रकार कि जो सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, जैसे महोगनी, आबुनस, रोजवुड ये सब। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा मिटा लेते हैं। वन में कौन कौन सा, एक तो लोकेशन है ना कि कौन से वन कहाँ पाए जाते हैं। दूसरा वृक्षों के प्रकार कि कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं ना। तीसरा होता है इसमें कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए क्या जलवायु जो दशाएँ हैं, जलवायु दशाएँ वो किस प्रकार की है ना, वर्षा कितनी चाहिए, तापमान कितना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इनका जो इकोनॉमिक जो ये है इम्पोर्टेंस है वो आपको पता होना चाहिए, किस वन का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कितना है। और एनवायरमेंटल जो इम्पोर्टेंस है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि जो अमेजन के जंगल है वो पृथ्वी के फेफड़े हैं, है ना। 16 वन मध्य भारत में कहाँ पाए जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है वनों से जो उपज निकलती है वो वनोपज, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए वनों से रिलेटेड। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क पता होना चाहिए, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खनिज की। तो खनिज में मैंने आपको बता ही दिया कि खनिज कौन कौन से खनिज किस राज्य में उत्पादित होते हैं। उत्पादन और भंडारण दोनों की दृष्टि से आपको पता होना चाहिए। खनिजों का उपयोग आपको पता होना चाहिए। जल संसाधन की अगर बात करें तो जल संसाधन भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे अगर हम बात करें भूगर्भिक जो जल संसाधन है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये प्रमुख फसलों के बारे में मैंने बता ही दिया आपको, रबी खरीफ की फसलें और जो भी अनाज वाली फसलें, कौन सा स्थान किस राज्य का, ये सब बातें हम कर ही चुके हैं। खाद्य सुरक्षा की बात हमको करना ही है कि खाद्य सुरक्षा जो है, खाद्य सुरक्षा के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी आपको कुछ योजनाएं इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है वो कब चलाया गया, उसके बाद है जो खाद्य सुरक्षा में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कि मेगा फूड पार्क योजना कब चलाई गई थी, है ना, और मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश में कौन कौन से, ये सब बातें। हरित क्रांति कब शुरू की गई थी, हरित क्रांति का प्रभाव किन क्षेत्र पर पड़ा और कौन कौन सी फसलें हरित क्रांति में उपजाई गई, ये 2-3 क्वेश्चन आते हैं इस पर।
दूसरी हरित क्रांति का फोकस कहाँ पे रहा, ये बात आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट जो भारत है उस पर रहा था। ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोतों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ऊर्जा के जो पारंपरिक स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, प्रदूषणकारी को स्रोत होते हैं वो, नवीनीकरणीय स्रोत होते हैं वो। गैर पारंपरिक स्रोत के बारे में आपको पता होना चाहिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा में किस राज्य का उत्पादन में कौन सा स्थान है। भारत की प्रमुख खतरे और आपदाएं आपको पता होना चाहिए, और प्रमुख चक्रवात भी। और फिर जनगणना की बात तो हमने कर ही ली है। ठीक है, ये हमारा यूनिट 3 कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन